बच्चों, आज हम हॉकी के खिलाड़ी धनराज पिल्ले के बारे में एक इंटरव्यू के ज़रिए यानी साक्षात्कार रूपी पाठ के ज़रिए जानकारी हासिल कर लेंगे। पाठ का नाम है संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया। धनराज। पाठ 18वां। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार का मतलब है इंटरव्यू, विनीता पांडेय ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। तुनुक मिजाज का मतलब है थोड़े से चिड़चिड़े, तुरंत गुस्सा आने वाले, इस तरह के। विनीता पूछती है, खड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है। उस सफ़र के बारे में कुछ बताएं। धनराज पिल्ले असल में बचपन में पुणे में रहते थे। पुणे के तंग गलियों से लेकर जब वे बड़े हो गए, हॉकी के क्षेत्र में जब उन्होंने नाम कमाया, तब उन्हें अपने राज्य सरकार की ओर से हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स में एक फ्लैट दिया गया। इसीलिए उन्होंने ऐसा पूछा है कि पुणे खड़की से मुंबई में पवई कॉम्प्लेक्स तक का जो आपका सफ़र रहा, उसके बारे में हमें बताएं। धनराज जी कहते हैं, बचपन मुश्किलों से भरा, हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक़ हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी। इसीलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। धनराज पिल्ले का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। 2 बड़े भाई थे। हॉकी से उन्हें लगाव था। 2 भाई जब खेलते तो उन्हें भी हॉकी में दिलचस्पी जाग उठी, पर उनके पास हॉकी खेलने की स्टिक नहीं थी। दोस्तों से मांगकर, हॉकी स्टिक को मांगकर वो खेलते, पर वो हॉकी स्टिक उन्हें तभी मिलती जब दोस्तों का खेल समाप्त हो चुका होता, और इसके लिए संयम रखना पड़ता। जब खेल समाप्त होता तो उन्हें उन्हें अपनी हॉकी स्टिक दिलाते। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। तो बड़े भाई को जब भारत की ओर से खेलने का मौका मिला, कैंप में चुन लिया गया ट्रेनिंग के लिए, तो उन्होंने अपनी पुरानी स्टिक धनराज जी को दे दी। वो कहते हैं कि वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वह मेरी अपनी थी। उस पर वह अपना अधिकार जता सकते थे, क्योंकि अब उन्हें दूसरों के खेलने के बाद खेलने की बारी नहीं आएगी। वह उनकी अपनी पहली हॉकी स्टिक थी, जो उनके भाई ने पुरानी होने पर उन्हें दी थी, क्योंकि शायद वो दूसरी अच्छी वाली नई हॉकी स्टिक से खेलने वाले थे। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा। अपनी दुबली कदकाठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। इस प्रकार उन्होंने बताया कि 16 वर्ष की आयु में मुझे पहली बार, मतलब धनराज जी को, मणिपुर में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलने का मौका मिला, और तब वे सिर्फ
16 वर्ष के थे। कद-काठी दुबली पतली थी और ऐसा होने के बावजूद उनका दबदबा ऐसा था कि कोई भी उनसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता, सब उनसे डरे रहते। मैं बहुत जूझारू था। जूझने की तैयारी हमेशा जिसकी होती है उसे जूझारू कहते हैं, मैदान में भी और मैदान के बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया। जूनियर से जब वे सीनियर टीम में गए और मैं बोरिया बिस्तरा बांधकर मुंबई चला आया, तो पुणे और मुंबई अप डाउन करना उनके लिए ठीक नहीं था और मुमकिन भी नहीं था। तो उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा संभाला और वो मुंबई चले आए। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक जो 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलावा ज़रूर आएगा, पर नहीं आया। वो कहते हैं कि उन्होंने और उनके बड़े भाई रमेश ने खेल में अपनी एक जगह बना ली, खूब धूम मचाई और उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने जो काम किया है, कितने गोल किए होंगे, उसके ज़रिए उन्हें ओलंपिक के नेशनल कैंप में मौका मिलेगा, खेलने का मौका मिलेगा भारत देश की ओर से। लेकिन बुलावा नहीं आया क्योंकि वो कहते हैं मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। ओलंपिक में तो वो नहीं खेल सके, दुखी हुए, मायूस, उदास हुए, लेकिन एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के लिए उन्हें बुला लिया गया, चुन लिया गया। और तब से लेकर उन्होंने ऐसा काम किया कि पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा। विनीता जी ने पूछा, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? आप अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी है? जिसे साक्षात्कार कहते हैं वो बचपन से लेकर अब तक की ज़िंदगी के लिए होता है। तो विनीता जी ने उन्हें बचपन के दिनों की याद दिलाई और पूछा कि आपके बचपन के बारे में कुछ बताइए। धनराज जी कहते हैं, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था, किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी न होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे न मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हो, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। वो कहते हैं कि पढ़ने में तो बिल्कुल फिसड्डी थे, यानी कमज़ोर थे। किसी तरह पढ़ते पढ़ते किसी तरह 10वीं तक तो पहुँचे, लेकिन 11वीं 12वीं और उसके आगे की पढ़ाई उनके लिए बहुत ही कठिन थी। वो बिल्कुल सच्चाई से भरे हैं, इसलिए उन्होंने साफ साफ कह दिया, इसमें ज़रा भी शर्म नहीं की, कि अगर वो हॉकी न खेलते तो शायद एक चपरासी की भी नौकरी मिलने के काबिल न बनते। तो आज वे बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स नहीं है, पर गर्व से कह सकते हैं कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। मतलब बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स या साइंस बीएससी उन्होंने वो कर नहीं सके क्योंकि वो पढ़ने में बिल्कुल ही फिसड्डी थे। तो वो कहते हैं कि ये मैंने नहीं किया और ना कर सका, पर गर्व से कहता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। हॉकी में उन्होंने अपना इतना नाम कमाया कि किसी ने उनकी पढ़ाई के बारे में जिक्र भी नहीं किया। और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। विनीता, आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। धनराज जी ने जवाब दिया, जैसे मैंने पहले बताया, तुनुक मिजाज का मतलब है चिड़चिड़े, गुस्से वाले, तुरंत रिएक्ट होने वाले। किसी ने कुछ कह दिया और तुरंत गुस्सा हो गए, इस तरह के इंसान। इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा है, धनराज जी ने कहा। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है। मेरी तुनुक मिजाजी के पीछे कई वजह है, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ।
मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ और बात को कई बार पछताना भी पड़ता है। ठीक है। जब उनसे पूछा गया कि आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं, तो उन्होंने बताया कि बचपन में मैंने जो संघर्ष किया है उसके कारण मेरे स्वभाव में ये बदलाव आ गया है और मैंने जाना है कि मेरी माँ को हमारे परिवार को बड़ा करने में कितना योगदान देना पड़ा, कितना संघर्ष करना पड़ा। लेकिन मैं सीधा साधा आदमी हूँ। बिना कुछ सोचे समझे अगर कुछ मुझे लगता है तो मैं सीधे सीधे उसका सामने जवाब देता हूँ, उसके लिए सोचता नहीं हूँ। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा बात को कई बार पछताना भी पड़ता है, क्योंकि इंसान को हमेशा सोच समझकर बोलना पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है। दूसरे लोग भी मुझे खामखा उकसाते हैं, जिसके कारण मैं तुरंत उनका जवाब दे देता हूँ और उसमें वो लोग भी मज़ा लेते हैं। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ कि मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। वह परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले व्यक्ति थे। उन्हें अपने परिवार से, अपने माता पिता से बहुत ही लगाव था, बहुत प्यार था। उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ़ में वे नहीं देख सकते थे। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म नहीं महसूस होती। ये एक बहुत अच्छा गुण धनराज जी में था। वो कहते हैं कि अगर हमारी गलती हो जाए तो हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, माफ़ी मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए। विनीता जी कहती है, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? धनराज: सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। विनीता जी ने जब पूछा कि आपके लिए परिवार का स्थान कहाँ पर है, आप उनको कितना महत्व देते हो, अहमियत क्या है, तो धनराज जी ने कहा, मुझे खेल में आगे बढ़ने की प्रेरणा मेरी माँ से मिली और माँ ने सिर्फ मुझे ही नहीं, हम सभी भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। और क्योंकि छोटा होने के कारण मैं सबसे नज़दीक हूँ उनके, मैं चाहे भारत में रहूँ या दूसरे देश में यानी विदेशों में, रोज़ रात को सोने से पहले अपनी माँ से बात ज़रूर करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी। उन्होंने कहा, कितने भी बड़े तुम बन जाओ लेकिन घमंडी मत बनना, गर्विष्ठ मत बनना, हमेशा अपने आप को ज़मीन से जुड़े रखना। मेरी सबसे बड़ी भाभी, वो कहते हैं कि उनकी जो सबसे बड़ी भाभी कविता है वो भी उनके लिए प्रेरणा स्रोत है। विनीता जी कहती है, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास यानी एस्ट्रो टर्फ पर हॉकी कब खेली? धनराज जी ने जवाब दिया, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सोमैया और जोक्विम कार्वालो मुझे कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे कि किस तरह खेला जाता है, क्या होता है, किस तरह से उगाई जाती है और इस तरह के घास के क्या फ़ायदे हैं। उसी तरह से कुछ नुकसान भी होगा और वो सोच समझ कर खेलना होता है। और जब वे बताने में लगे हुए थे, मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। विनीता पूछती है, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? हम जानते हैं कि लड़कों के लिए कार एक बहुत बड़ा महत्व रखती है। तो विनीता जी ने पूछ ही लिया कि पहली कार आपने कब खरीदी या आपके पास पहली कार कब आई? धनराज जी ने बताया, मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाडा थी जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी।
तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। उन्होंने अपनी कार नहीं खरीदी क्योंकि शोहरत तो हुई, प्रसिद्धि मिली, नाम हुआ, देश विदेशों में लोग उन्हें जानने लगे, हॉकी के बारे में लोग उनसे सवाल करने लगे, लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि अपनी गाड़ी खरीद सके। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। तो इस तरह से खबर छपने के बाद उन्होंने महसूस किया कि नहीं, अभी मुझे कुछ अलग सवारी ढूंढ लेनी चाहिए। और मुझे उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था। उन्होंने क्या कहा, मैं जो कुछ थोड़ा बहुत कमाता था उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसा जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसे भेजना शुरू कर दिया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने सन 2000 में ख़रीदा था, मगर वह किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की गाढ़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। वो कहते हैं कि आज मेरे पास नई गाड़ी है, सन 2000 में खरीदी हुई फोर्ड आइकॉन, लेकिन आज वो किसी की सेकंड हैंड या किसी की दी हुई नहीं है। मैंने अपनी मेहनत से, अपनी गाढ़ी कमाई से उस गाड़ी को ख़रीदा है और उसका मुझे बहुत गर्व है। विनीता जी कहती है, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? धनराज जी कहते हैं, कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके परिवार में पहले कुछ नहीं मिलता था। माफ़ करना, उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर ज़िंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। तो परिवार की हालात को सुधारने के लिए अपनी जमा पूंजी से, विदेशों से जो पैसा मिला हॉकी खेलकर, उसमें से उन्होंने एक अच्छा वाला घर, जो 2 बेडरूम का फ्लैट पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर खरीदा। घर छोटा ज़रूर है पर हम सबके लिए काफ़ी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। जैसे कि हम जानते हैं, राज्य शासन की ओर से खिलाड़ी या और किसी गायक है या अलग स्पोर्ट्स में जो लोग होते हैं उन्हें इस तरह के कोटा से घर मिलते हैं। और उन्होंने क्या कहा, विनीता कहती है, सेलिब्रिटीज़ के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? धनराज जी ने जवाब दिया, बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। धनराज जी ने कहा, हॉकी में खेलने के कारण ही मुझे ये नाम, शोहरत, इज्जत, पैसा, ये सब कुछ मिला और उनके बातों में इसका एक घमंड नहीं कहूँगी, एक महत्व या जैसे हम कहेंगे कि कृतज्ञता हॉकी के प्रति साफ साफ दिखाई देती थी। धनराज पिल्ले के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए विनीता पांडेय ने लिखा है, वह आपको कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी विस्मय से भर देता है तो कभी खींच से भी। उसके व्यक्तित्व में कई रंग हैं और कई भाव। उसने ठेठ जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने की यात्रा तय की है। धन्यवाद। प्रश्न अभ्यास साक्षात्कार से। साक्षात्कार पढ़कर पहला सवाल, आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए। धनराज पिल्ले कदकाठी से दुबले पतले परंतु दृढ़ विचारों वाले व्यक्ति है। पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर लेकिन हॉकी में परिश्रम कर प्रसिद्धि पाने वाले खिलाड़ी। संघर्षपूर्ण वातावरण में बचपन बीतने के कारण वे तुनुक मिजाजी हो गए। उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। माँ से मिले संस्कारों ने उन्हें नम्र और संस्कारी बना दिया है। दूसरा सवाल,
धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की है। लगभग 100 शब्दों में इस सफ़र का वर्णन कीजिए। धनराज पिल्ले जी ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने की यात्रा उनकी बहुत संघर्षपूर्ण थी। बचपन गरीबी में बीता। हॉकी खेलना उन्हें पसंद था, पर हॉकी स्टिक के अभाव में दोस्तों से उसे लेना पड़ा। मणिपुर में 1985 में हॉकी खेले और अपना सिक्का जमाया। ओलंपिक में 57 खिलाड़ियों में भी उनका चयन न हुआ तो वे उदास हो गए। 1 साल बाद ऑलविन एशिया कप में चुने गए। 1988 में कृत्रिम घास पर खेलने का मौका मिला। पहली गाड़ी सेकंड हैंड अरमाडा थी, पर बाद में अपने बलबूते पर फोर्ड आइकॉन खरीदी, घर खरीदा, परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई। तीसरा सवाल, मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है? जवाब, धनराज पिल्ले गरीब घर से ऊपर उठे। पैसा आने के बाद भी उनमें विनम्रता बनी रही। नाम कमाया पर उनके पैर जमीन पर बने रहे। माँ ने इस तरह उन्हें विनम्रता से रहने की सीख दी। साक्षात्कार के आगे से आगे। पहला सवाल, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्यों? पता लगाइए। जवाब, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है क्योंकि वे हॉकी के बेहतरीन खिलाड़ी थे। उन्होंने अपने जीवन में 1000 से भी ज़्यादा गोल किए। 1928, 1932, 1936 तीनों ओलंपिक में उन्होंने अपने खेल का शानदार प्रदर्शन किया। उनके नेतृत्व में भारतीय टीम ने हॉकी का स्वर्ण पदक जीता। यहाँ तक कि एडोल्फ हिटलर ने उन्हें अपने देश की तरफ से खेलने का न्योता दिया, जिस पर उन्होंने कहा, जी नहीं, भारत मेरा देश है। दूसरा सवाल, किन विशेषताओं के कारण हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता रहा? भारत ने 1932, 1936, 1948, 1952 इन सब सालों में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते। यहाँ तक भारतीय हॉकी खिलाड़ियों ने खेल का शानदार प्रदर्शन किया, जिनके कारण हमारी जीत हुई। इसी से हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। तीसरा, आप समाचार पत्रों, पत्रिकाओं में छपे साक्षात्कार पढ़ें और अपनी रुचि से किसी व्यक्ति को चुनें। उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर कुछ प्रश्न तैयार करें और साक्षात्कार लें। यह सवाल बच्चों को खुद करना है। अनुमान और कल्पना। यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। क्या आप धनराज पिल्ले की इस बात से सहमत हैं? अपने अनुभव और बड़ों से बातचीत के आधार पर लिखिए। जी हाँ, यह सत्य कथन है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। पहले खिलाड़ियों को सफलता और प्रसिद्धि मिलती थी, लेकिन पैसा ज़्यादा न मिलता था। अब वक्त बीतते बीतते खिलाड़ियों को अलग अलग विज्ञापनों के लिए साइन किया जाता है, जिससे वे काफ़ी पैसा कमा लेते हैं। दूसरा सवाल, क, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना आसान होता है या मुश्किल? अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना मुश्किल होता है। सच्चा पढ़ा लिखा इंसान ही ऐसी हिम्मत कर सकता है और अपनी गलती स्वीकार कर सकता है। ख, क्या आप और आपके आसपास के लोग अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लेते हैं? जवाब है, बहुत कम लोग अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं। ग, माफ़ी मांगना मुश्किल होता है या माफ़ करना? अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। माफ़ी मांगना मुश्किल है, पर माफ़ करना उससे भी ज़्यादा कठिन। माफ़ करने के लिए उदार हृदय होना ज़रूरी है। नीचे कुछ शब्द लिखिए जिनमें अलग अलग प्रत्ययों के कारण बारीक अंतर है, मतलब फ़र्क। इस अंतर को समझाने के लिए इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। और शब्द है प्रेरणा, प्रेरक, प्रेरित, संभव, संभावित, संभवतः, उत्साह, उत्साहित, उत्साहवर्धक। पहला शब्द है प्रेरणा। रामू के लिए उसकी माँ प्रेरणा स्रोत थी। प्रेरक, गांधी जी की आत्मकथा बहुत प्रेरक है। प्रेरित, खिलाड़ियों की कहानी हमें खेलने के लिए प्रेरित करती है। संभव, ये काम करना मेरे लिए संभव नहीं। संभावित, शादी की संभावित तिथि आज जारी होगी। संभवतः, संभवतः आज ट्रेन लेट होगी। उत्साह, मैच देखने के लिए लोगों में काफ़ी उत्साह था। उत्साहित,
गुरुजी की बातों से छात्र उत्साहित हो उठे। उत्साहवर्धक। यह पुस्तकें काफ़ी उत्साहवर्धक है। तुनुक मिजाज शब्द तुनुक और मिजाज दो शब्दों के मिलने से बना है। क्षणिक, तनिक और तुनुक एक ही शब्द के भिन्न रूप है। इस प्रकार का रूपांतर दूसरे शब्दों में भी होता है, जैसे बादल, बादर, बदरा, बदरिया, मयूर, मयूरा, मोर, दर्पण, दर्पण, दर्पण। शब्दकोश की सहायता लेकर एक ही शब्द के दो या दो से अधिक रूपों खोजिए। कम से कम 4 शब्द और उनके अन्य रूप लिखिए। और वो शब्द है जैसे वर्षा, बारिश, बरखा, बरसात। चंदा, चंद्रमा, चांद, चंद्र, पैर, पद, पग, पाँव। नया, नूतन, नवीन। तीसरा प्रश्न है, हर खेल के अपने नियम, खेलने के तौर तरीके और अपनी शब्दावली होती है। जिस खेल में आपको रुचि हो उससे संबंधित कुछ शब्दों को लिखिए। जैसे फुटबॉल के खेल से संबंधित शब्द है गोल, बैंकिंग, पासिंग, बूट इत्यादि। तो क्रिकेट के शब्द होंगे रन, विकेट, अंपायर, पिच। केवल पढ़ने के लिए एक दिया है हमारी ख्वाहिश। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। रहबरे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में, लज्जते सहरा न वर्दी दूर ये मंजिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। अब न अगले वलवले है और न अरमानों की भीड़, 1 मिनट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। आज मक्तल में ये कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्नाए शहादत भी किसी के दिल में है। ऐ शहीदे मुल्क व मिल्लत तेरे जज्बों के निसार, तेरी कुर्बानी का चर्चा गैर की महफिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल जी द्वारा लिखित यह काव्य है। धन्यवाद।